नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। दोस्तों, यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और यह वीडियो आपके CUT और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसमें नेहरू जी की मृत्यु के बाद उसका लीडरशिप कौन लिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, उनके बाद कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन बना, यानी कि जो भारत था उसका प्रधानमंत्री कौन बना। और उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है। यानी कि इसमें हम लगातार 3 प्रधानमंत्री जो बने, उनके बारे में हम जानेंगे और उन्होंने अपने कार्यकाल के बीच किस-किस चुनौतियों का सामना किया, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। 1964 में मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, यानी कि जो 1964 का वर्ष था, मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहे थे। वो पिछले वर्ष ही क्या थे, बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। और इससे लोग क्या सोचने लगे कि अब नेहरू के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। भारत के जो बाहर लोग रह रहे थे, उनको यह भी संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद क्या हो जाएगा, लोकतंत्र कायम रह पाएगा भी या नहीं। यानी कि जो भारत है, वो नेहरू के मर जाने के बाद मतलब एक लोकतांत्रिक देश बना रहेगा या नहीं। लोग सोच रहे थे कहीं यहाँ पर सैनिक शासन ना आ जाए, कहीं यहाँ पर तानाशाही ना आ जाए, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लोग तरह-तरह से अपने मन में विचार को जन्म दे रहे थे, क्योंकि नेहरू जी की क्या हो गई थी, मई 1964 में मृत्यु हो गई थी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। देखिए, जो 1960 का दशक है, उसे हम खतरनाक दशक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय देश के सामने बहुत सारे ऐसे मामले थे जो भी सुलझे हुए थे। जैसे कि देश के सामने गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल क्या थे, बहुत ही अनसुलझे हुए थे। और इस समय क्या था, देश में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो 1967 का दशक है, उसे हम क्या कहते हैं, खतरनाक दशक कहते हैं। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। लोग ये आशा लगा रहे थे कि क्या होगा, जो इतनी सारी कठिनाइयाँ भारत के सामने आन पड़ी हैं, गरीबी, क्षेत्रीय विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और गैर बराबरी, इन सब से क्या होगा, या तो देश बिखर जाएगा, या तो जो लोकतंत्र की जो परियोजना है वो क्या हो जाएगी, असफल साबित हो जाएगी और यहाँ पर किसी अलोकतांत्रिक तरीके से नेता चुना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह मामला बिना किसी विवाद के बड़े ही शांति से सुलझा लिया गया और यह तय किया गया कि भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि जो भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे नेहरू के बाद होंगे शास्त्री। तो दोस्तों, एनसीईआरटी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा साइड में दे रखा है, थोड़ी सी जानकारी। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले उससे आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनको एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे और ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनका जो प्रदेश था वो उत्तर प्रदेश था। और ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार भी संभाल चुके थे और ये 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। और इसी दौरान एक रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उस रेल दुर्घटना की इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। और बाद में 1957 से 1964 के बीच ये भी मंत्री के पद पर रहे और फिर उसके बाद ये भी फिर 1957 से 1964 के बीच भी मंत्री के पद पर रहे। और इन्होंने जय जवान और जय किसान का मशहूर नारा भी दिया था। जब हमारा पाकिस्तान से 1965 में युद्ध होता है, तो इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो ये बहुत ही मशहूर नारा है भारत का। तो इस नारे को सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। तो दोस्तों, आप इस नारे को जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इस नारे को देने वाले थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर में आगे की तरफ कि नेहरू के बाद शास्त्री जी का चयन कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसद से सलाह मशविरा किया। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जो कि कामराज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी के नेताओं और जो सभी सांसद थे उनसे क्या किया, सलाह मशविरा किया कि अब पार्टी का अगला नेता या भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुने गए और इस तरह वे
देश के प्रधानमंत्री बने। और जब उन्होंने सबसे सलाह मशवरा किया तो उनको एक नाम मिला लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो निर्विरोधी क्या हुए, नेता चुने गए। यानी कि निर्विरोधी मतलब उनका किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबकी इच्छा यही थी कि क्या शास्त्री जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो। इस तरह शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रह चुके थे। यानी कि जो शास्त्री जी थे उनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश था और वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई वर्षों तक क्या थे, मंत्री रह चुके थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा, यानी कि उनको लेकर कभी कोई भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। नेहरू अपने अंतिम वर्षों में शास्त्री पर अधिक निर्भर थे। यानी कि जो नेहरू जी थे जब वो बीमार हो गए थे अपने अंतिम वर्षों में, तो क्या थे, शास्त्री जी पर अधिक निर्भर थे अपने कामकाज के लिए। शास्त्री जी पर क्या थे, बहुत ज्यादा ही निर्भर थे। यानी कि हर एक चीज में वो नेहरू जी शास्त्री जी से ही सलाह मशवरा करते थे अपने अंतिम दिनों में। ठीक दोस्तों, शास्त्री सादगी व सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा में एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। जो शास्त्री जी थे वो अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। यानी कि उनको उनकी सादगी के लिए बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां हासिल थी पूरे संपूर्ण भारत में। एक बार ऐसा हुआ कि एक रेल दुर्घटना हो गई और उस रेल दुर्घटना के समय क्या थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, उस रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, जो शास्त्री जी थे वो बड़े कम समय तक, यानी कि 1964 से 1966 तक ही देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री थे तो इस छोटी सी अवधि में उनको दो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी कि भारत चीन युद्ध, यानी कि जो भारत चीन युद्ध था उसकी वजह से देश की आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था और मानसून की असफलता से सूखा पड़ा हुआ था। यानी कि जब देश में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए तो क्या हुआ, तो जो देश था वो अभी भारत चीन युद्ध से जो आर्थिक कठिनाई हुई थी उससे उबरने की कोशिश कर रहा था और उस समय मानसून भी नहीं आया था। यानी कि जो मानसून वर्षा भी सही से नहीं हुई थी और क्या हुआ था, देश में जगह जगह पर सूखा पड़ा था। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा और कई ऐसी जगहें थी जहां पर वर्षा न होने के कारण, मानसून की असफलता के कारण क्या हो गया था, खाद्यान्न का गंभीर संकट आ पड़ा था, अकाल पड़ गया था। और क्या हुआ, फिर हमारा 1965 में फिर हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा। ये सब कठिनाइयां लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सामना करना पड़ा। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। शास्त्री जी ने इन दोनों चुनौतियों को, पहला तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ उसके लिए, और जो हमारी मानसून की असफलता थी, हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी, उन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, तो एक दृढ़ संकल्प थे भारत की एकता और सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1964 को ताशकंद में उनका अचानक देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो प्रधानमंत्री के पद पर बहुत ही कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी को देखेंगे आप 1966 में वो ताशकंद गए हुए थे, वहीं पर उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों, ताशकंद ना पहले सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में यह उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है। ठीक दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में किसी काम के लिए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं बीच में फोटो में, ताशकंद की समझौते की फोटो है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह ताशकंद गए हुए थे। दोस्तों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन मोहम्मद अयूब खान, उनसे बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे ताशकंद। वहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान। इनसे ही समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और ताशकंद में वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। दोस्तों, शास्त्री जी के बाद भारत देश की प्रधानमंत्री बनी माननीय इंदिरा गांधी जी। अब देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु के कांग्रेस के सामने दोबारा संकट और उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हुआ। यानी कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, फिर एक बार
कांग्रेस के सामने ये सवाल आ गया कि अब देश क्या, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि अब कौन देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। पहले तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका तो किसी के साथ मुकाबला नहीं हुआ। वो क्या हुए थे, वो निर्विरोध नेता चुने गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के दो नेता चुने जाने वाले थे उनमें दो नेता, जो कांग्रेस पार्टी के इस बार नेताओं के लिए क्या हुआ, बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ। इस बार क्या हुआ, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ, कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक, मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। जो मोरारजी देसाई थे वो मुंबई के क्या रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब का मुंबई आप जानते हैं ना, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला हुआ था, तो उसको मुंबई बोलते हैं। तो मोरारजी देसाई जी बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। और वहीं जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। और शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री थी। और जो शास्त्री जी का मंत्रिमंडल था, यानी कि जो शास्त्री जी की सरकार बनी थी, जो उसमें मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि सूचना मंत्री थी। कौन, इंदिरा गांधी जी। दोस्तों, इस दफा पार्टी ने बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं कायम की जा सकी। दोस्तों, एक बार जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या सोचा, इस बारी हम इंदिरा गांधी पर क्या करेंगे, अपना मतलब पसंद जाहिर करेंगे। तो लेकिन जब इंदिरा गांधी को पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या किया, अपना मतलब नेता चुनने की मतलब इच्छा व्यक्त की, उस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। सर्वसम्मत मतलब सभी लोग इस पर सहमत नहीं थे कि क्या हो, इंदिरा गांधी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग आप जानते हैं मोरारजी देसाई के पक्ष में थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में फैसला किया कि कांग्रेस के सांसद अब क्या करेंगे, गुप्त मतदान करेंगे और गुप्त मतदान से तय किया जाएगा कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। और जब गुप्त मतदान हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें मोरारजी देसाई से ज्यादा वोट हासिल हुए। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। और जब इंदिरा गांधी थी उनको 2/3 से ज्यादा भी क्या हुए, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे उन्होंने उन्हें वोट दिया। और इससे क्या हुआ, देश की जो अगली प्रधानमंत्री थी वो माननीय इंदिरा गांधी जी बनकर आई। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल में ही इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा। और जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसके 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें क्या करना पड़ा, लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि 1967 में लोकसभा चुनाव भी आ गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण और समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन इसलिए किया था, उन्होंने सोचा था कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको भी ज्यादा अनुभव तो है नहीं और दिशा निर्देश और समर्थन के लिए क्या करेंगी, हम सब पर हमेशा निर्भर रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे सोचे थे कि अगर हम इंदिरा गांधी को बना देंगे तो अभी उसको ज्यादा अनुभव तो है नहीं, वहीं अगर हम मोरारजी देसाई को बनाएंगे तो उसको ज्यादा अनुभव है, वो खुद अपनी सरकार चलाएगा, वो ज्यादा हम सबसे मतलब दिशा निर्देश नहीं लेगा। लेकिन इंदिरा गांधी क्या है, उससे ज्यादा भी अनुभव है नहीं, तो अगर हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या होगा, वो बार बार हम सबसे क्या लेगी, दिशा निर्देश लेगी और हम सबके समर्थन पर निर्भर रहेगी। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। दोस्तों, अब चौथा आम चुनाव में क्या परिणाम आया उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथे आम चुनाव के समय जो देश की परिस्थितियां थी बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। चौथे आम चुनाव के समय आप देखेंगे तब तक 2 प्रधानमंत्री का निधन हो चुका था और जो नया प्रधानमंत्री आया था उसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। और इस अवधि में सूखा, खाद्यान्न संकट, उत्पादन निर्यात में गिरावट, विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ते सैन्य खर्च से देश की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। और आप इस समय देखेंगे तो इस समय देश में क्या था, सूखा पड़ा हुआ था, खाद्यान्न संकट था, यानी कि हर एक जगह अकाल पड़ा हुआ था, उत्पाद निर्यात में गिरावट आ गई थी, विदेशी मुद्रा की हमारे पास कमी थी और हमने इतने युद्ध लड़े थे अन्य देशों के साथ, जैसे कि हमने चीन से लड़ा था युद्ध और पाकिस्तान से लड़ा था 1965 में, तो उसकी वजह से हमारा सैन्य खर्च भी बढ़ गया था। इससे जो देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ही गंभीर हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना,
जो इंदिरा गांधी ने अपने शुरुआती फैसले लिए उसमें से एक फैसला ये था कि उन्होंने क्या किया, रुपए का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन करने का मतलब यह होता है कि अपने देश की मुद्रा का आप किसी दूसरे देश की मुद्रा के की अपेक्षा क्या करते हैं, उसका दाम कम कर दें। और उस समय क्या माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर रुपए का अवमूल्यन किया था, यानी कि रुपए का दाम इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर कम किया था। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपया थी, जो अब बढ़कर 7 रुपया हो गई। उसमें क्या था, जो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो रुपए का दाम था उसे डॉलर की तुलना में सस्ता बना दिया था। यानी कि अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी 5 रुपये थी, जब मतलब उन्होंने अवमूल्यन नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने अवमूल्यन कर दिया तो उससे क्या हो गया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 7 रुपये हो गई। आर्थिक संकट से महंगाई, खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी बढ़ी, जिससे लोग विरोध करने लगे और देश में अक्सर बंद और हड़ताल होने लगी। अब देश में जब आर्थिक संकट आ गया, उससे महंगाई भी बढ़ गई देश में और खाद्यान्न की कमी हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। तो इससे जो लोग थे वो क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे और जगह जगहों पर बंद करने लगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, देश में हड़ताल और बंद की प्रवृत्तियां देखी गई। साम्यवादी व समाजवादी पार्टियों ने समानता के लिए संघर्ष शुरू किया, जबकि अलग हुए साम्यवादियों ने मार्क्सवादी लेनिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर सशस्त्र कृषि विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए, जो साम्यवादी और समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, समानता के लिए संघर्ष किया, जबकि वहीं पर जो अन्य साम्यवादी पार्टी से अलग हो गए थे, यानी कि जो अन्य कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए थे, उन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर एक सशस्त्र कृषि विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व किया। यानी कि जो एक अलग तबका था कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसे हम CPI-ML बोलते हैं, उसने क्या किया, सशस्त्र कृषि विद्रोह का उस समय नेतृत्व किया। इस पार्टी ने किसानों का विरोध संगठित किया। इस दौरान आज़ादी के बाद के सबसे गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। और जो ये CPI-ML पार्टी थी, यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने क्या किया, किसानों का विद्रोह संगठित किया। और इस समय जो देश था उसने सबसे गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे को क्या किया, देखा। यानी कि जो इस समय देश था उसमें हर एक जगह पर सबसे गंभीर दंगे हो रहे थे आज़ादी के बाद। और इसी समय एक टर्म आता है गैर कांग्रेसवाद। दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब होता है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, जिसकी फोटो साइड में हमारे NCERT में दे रखी है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, एक समाजवादी नेता थे और समाजवादी विचारक थे। एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। यानी कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर थे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुए। यानी कि जब मूल पार्टी का विभाजन हो गया, यानी कि जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया, तो सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्या हुए, लीडर बने, नेता बने। 1963 से 1967 तक लोकसभा सदस्य रहे। यानी कि 1963 से लेकर 1967 तक के क्या थे, सांसद थे। मैनकाइंड व जन के संस्थापक थे। संस्थापक संपादक थे। यानी कि जो मैनकाइंड और जन नामक पत्रिकाएं थी, उसके क्या थे, संपादक थे। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया इन्होंने। विचारधारा का संयोजन एवं गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। यानी कि जो गैर कांग्रेसवाद शब्द गढ़ा गया, उसको क्या किया था, उसको इन्हीं ने, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, बनाया था। पिछड़े वर्गों की आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी का विरोध ऐसे राजनीतिक नेताओं में चर्चित, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला। ये क्या थे, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाते थे और ये ऐसे नेता के रूप में मशहूर थे, जिन्होंने क्या किया था, नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला था। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ये तो NCERT में दिया नहीं गया है, लेकिन मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। ये अम्बेडकर नगर के थे, अकबरपुर के। तो उस समय तो अम्बेडकर नगर था नहीं, अयोध्या में ज्वाइंट था। तो मतलब यूनाइटेड अयोध्या के या अम्बेडकर नगर के निवासी थे। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन अम्बेडकर नगर या अयोध्या से है, आप कमेंट करिएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं गैर कांग्रेसवाद की तरफ, जान लेते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। दोस्तों, यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकी थी। यानी कि जो स्थिति थी, देश में दंगे हो रहे, देश में बंद हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, कृषि विद्रोह हो रहा था, ये दलगत राजनीति से अलग नहीं रह सकी। ठीक दोस्तों, विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। जो ये लोगों में विरोध उत्पन्न हुआ था, जनविरोध उत्पन्न हुआ था महंगाई के कारण और बेरोजगारी के कारण, उसका क्या कर रहा था, विपक्षी दल क्या कर रहा था, अगुवाई कर रहा था और सरकार पर दबाव डाल रहा था विपक्षी दल। विपक्षी
विपक्षी पार्टियों ने माना कि वोट बंटने से ही कांग्रेस सत्ता में है। विपक्षी पार्टियों का ये मानना था कि हम सब अलग-अलग मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, इसी वजह से क्या है वोट बढ़ जाता है, और वोट बढ़ने की वजह से क्या होता है जो कांग्रेस पार्टी है वो बार-बार सत्ता में जीत कर आ जाती है। क्योंकि अगर हम सब अलग-अलग लड़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है हम सबका वोट आपस में ही बँट जा रहा है। तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी क्या हो रही है बार-बार सत्ता में जीत कर वापस आ जा रही है। इसलिए क्या किया एक नेता थे समाजवादी जिनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने एक टर्म दिया गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का मतलब यह था कि जितने भी मतलब गैर कांग्रेसी पार्टियां हो सब क्या हो एकजुट में आकर क्या करें मतलब इलेक्शन लड़ें, जिससे क्या हो लोकतंत्र की वापसी हो और कांग्रेस को हराया जा सके। देखिए दोस्तों, जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधारा के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वह सभी एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किए। देखिए दोस्तों, जो जो दल कांग्रेस या विचारधारा में एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, यानी कि जो दल एक दूसरे से कार्यक्रम और विचारधारा में एकदम एक दूसरे के क्या थे विरोधी थे और एक दूसरे से एकदम अलग थे, वह सब क्या हुए ये सब एकजुट हो गए और उन्होंने क्या किया कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। यानी कि उन्होंने कुछ राज्यों में क्या किया कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और यहाँ तक कि कुछ अन्य राज्यों में उन्होंने क्या किया सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया, यानी कि सीटों को आपसी में उन्होंने क्या किया बांटकर चुनाव लड़े। इन 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 दलों ने इंदिरा की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सत्ता से हटाने का मौका माना। ये जो सभी पार्टियां थी, जो सभी दल थे, ये सब सोच रहे थे जो इंदिरा गांधी है वो अभी अनुभवहीन है और पार्टी में तो अभी अंदर में क्या हो रही कलह चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इसका हम फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं इंदिरा गांधी को शासन से हटा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के देश के शासन से हटा सकते हैं। ठीक दोस्तों, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और जो समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्होंने क्या किया इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ठीक दोस्तों, पेपर में आता है कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार या गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने दिया, तो आप याद रखिएगा उसको दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ क्या कहा था सैद्धांतिक पक्ष में कि जो कांग्रेस का शासन है वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों को क्या है खिलाफ है, यानी कि इसमें गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है कांग्रेस शासन में। इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। और उनका मानना था कि इसलिए क्या करना चाहिए जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए और क्या करना चाहिए देश में लोकतंत्र की वापसी करनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जो 1967 का चुनाव रहता है उस चुनाव का क्या रिजल्ट आता है अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए दोस्तों, जन असंतोष और दलों के ध्रुवीकरण के बीच 1967 के फरवरी माह में नेहरू को बिना कांग्रेस पार्टी ने चौथे आम चुनाव लड़ा। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या किया, जो 1967 के फरवरी माह में चुनाव हुआ था चौथा आम चुनाव, उसे नेहरू जी के बिना क्या किया लड़ा। यानी कि उसमें नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो यानी कि नेहरू के बिना ही क्या किया 1967 के फरवरी माह में हुए चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया। चुनाव परिणाम में कांग्रेस को राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर भारी नुकसान हुआ। यानी कि जो चुनाव परिणाम थे, यानी कि जो चुनाव का रिजल्ट था उसमें कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक, तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। जो उस समय के राजनीतिक पर्यवेक्षक थे उन्होंने क्या किया, जो उस समय के चुनाव परिणाम आए थे उसको राजनीतिक भूकंप कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस थी वो बहुत ही कम राज्यों में जीत कर वापस आई और जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके मत प्रतिशत में भी कमी आई और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो भी चुनाव हार गए। इसलिए जो उसमें के राजनीतिक पर्यवेक्षक थे इस चुनाव परिणाम को क्या कहा, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। ठीक दोस्तों, अब देखिए लोकसभा था उसमें कांग्रेस पार्टी को तो बहुमत तो मिल गया लेकिन उसके मत प्रतिशत और सीटों में काफी कमी आई। यानी कि जो लोकसभा था उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई लेकिन जितना कांग्रेस पार्टी पहले सीटें और जितना पहले मत पाती थी उससे कम प्रतिशत मत और सीटें वो इस बार प्राप्त की। कांग्रेस को पहले कभी इतने कम वोट और सीटें नहीं मिली थी। यानी कि जब से कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी कि जब से कांग्रेस इलेक्शन में लड़के वो आ रही थी जीत कर वापस, तब से क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को कभी भी इतना क्या हुआ कम वोट और इतने कम सीटें कभी भी नहीं मिली थी। यह पहली बार था 1967 का चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी कम सीटें और इतने कम वोट मिले। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो मंत्रिमंडल था उसमें जो मंत्री थे उसमें से आधे से ज्यादा मंत्री क्या हुए चुनाव हार गए। देखिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ मंत्री थे
जो बहुत मशहूर थे, देश में दिग्गज गिने जाते थे, राजनीतिक दिग्गज के रूप में जाने जाते थे, जो चुनाव हार गए। जैसे कि तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के बी सहाय जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। यानी कि जो महाराष्ट्र के आप देखेंगे एस के पाटिल थे, और जो तमिलनाडु के कामराज थे, और बिहार के जो बी सहाय थे, और जो बंगाल के अतुल्य घोष थे, ये सब बहुत ही बड़े राजनीतिक दिग्गज माने जाते थे भारत के। लेकिन ये सब क्या किया, 1967 के चुनाव को जीत नहीं सके। ये सब क्या किए, ये सब 1967 के चुनाव को हार गए। जो कांग्रेस पार्टी थी उसे 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। यानी कि कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं पाई, और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यहाँ पार्टी सरकार नहीं बना सकी। यानी कि 7 राज्यों में तो उसने बहुमत नहीं हासिल किया, और जो 2 अन्य राज्य थे उसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दल बदल के कारण सरकार नहीं बना सकी। यानी कि टोटल 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वह देश के किसी एक भाग में कायम नहीं थे, वह राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। यानी कि जो देश के 9 राज्य थे जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई थी, उसमें क्या था, वो सभी राज्य एक दूसरे के पास ही नहीं थे। यानी कि सभी लोग एक दूसरे के पड़ोसी नहीं थे, वो देश के दूसरे मतलब दूर दराज के इलाकों में फैले हुए थे, और अलग अलग जगह स्थित थे देश के। जैसे कि आप देखेंगे तो कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में सरकार नहीं बना सकी। अगर आप इन सबको देखेंगे मैप में, तो ये सब कहीं एक जगह नहीं स्थित है, ये देश के अलग अलग भागों में क्या है, स्थित है। यानी कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में क्या कर सकी, सरकार नहीं बना सकी। देखिए मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। यानी कि जो मद्रास है उसमें क्या हुई, एक क्षेत्रीय पार्टी जिसे हम क्या कहते हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमके कहते हैं, वो क्या हुई, पूर्ण बहुमत पाई। और ये पहली बार था कोई सरकार की हो पूर्ण बहुमत प्राप्त की हो राज्य में। ठीक, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई। यानी कि जो डीएमके थी, जिसको हम मतलब एक्सपेंड फॉर्म में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम कहते हैं, उसने हिंदी विरोधी आंदोलन जो उसमें चल रहे थे उसका नेतृत्व किया था, और इसी के माध्यम से सत्ता में वापस आई थी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी सी नटराजन अन्नादुरई के बारे में दे रखी है एनसीईआरटी में, उसे हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये 1967 में क्या थे, मद्रास जो अब तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है उसके मुख्यमंत्री थे, और एक चर्चित पत्रकार और लेखक थे, और ये मद्रास में जस्टिस पार्टी से क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक दोस्तों, बाद में इन्होंने द्रविड़ काज़गम 1934 में मतलब द्रविड़ काज़गम में क्या हो गए, शामिल हो गए, और 1949 में आप देखेंगे इन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम का क्या किया, गठन किया। यानी कि 1949 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसे द्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम कहते हैं। द्रविड़ संस्कृत के क्या थे, समर्थक थे, और हिंदी का ये विरोध करते थे, और ये राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक थे। यानी कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाए, ज्यादा मतलब पावर दी जाए, उसके क्या थे, समर्थक थे। कौन, सी नटराजन अन्नादुरई। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए दोस्तों, जो ये डीएमके पार्टी थी उसने क्या किया था, छात्र जो विरोध कर रहे थे हिंदी भाषा का, उसका नेतृत्व करके ये सत्ता में आई थी। देखिए यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। यानी कि जो छात्र वहाँ पर हिंदी को राजभाषा बना दिया गया था उसका विरोध कर रहे थे, तो उसका डीएमके ने क्या किया, उस विरोध का नेतृत्व प्रदान किया, और उसकी वजह से क्या हुई, वो पार्टी इलेक्शन में जीत के वापस सत्ता में आई। यानी कि पहली बार आई थी, वापस नहीं, मतलब पहली बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर सत्ता में आई। चुनाव इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। यानी कि चुनाव के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी मतलब दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। यानी कि पहली बार अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई, तो पार्टी थी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम। ठीक, कड़गम, माफ करिएगा। अब देखिए अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी, और जो अन्य 8 राज्य थे उसमें क्या हुआ, जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने क्या किया, गठबंधन बनाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर क्या किया, सरकार बनाया। ठीक, गठबंधन सरकार बनाई। ठीक, उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी
कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। तो यानी कि उस समय एक जुमला फेमस हो गया था वहाँ कि लोग कहते हैं कि अगर आप दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पर, हावड़ा, हावड़ा मतलब ये हावड़ा कहाँ पर है, हावड़ा है ये कलकत्ता में। यानी कि अगर आप दिल्ली से कलकत्ता हावड़ा जा रहे हैं तो आप क्या होगा, अब अगर आप ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो आपकी ट्रेन ऐसे किसी भी गैर मतलब कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। यानी कि ट्रेन जितने भी रास्ते से जाएगी वो सब रास्ते में क्या रहेंगे, सबके सब ऐसे राज्य रहेंगे जहाँ पर गैर कांग्रेस पार्टियों का शासन है, यानी कि गैर कांग्रेस दलों का गठबंधन का शासन है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब गठबंधन का जो दौर है, गठबंधन होता क्या है और गठबंधन कब से चालू हुआ इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। यानी कि 1967 से पहले जो गठबंधन की परिघटना थी ये सामने नहीं थी। ये तो 1967 में सबके सामने आई गठबंधन की परिघटना। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। क्योंकि उस समय किसी भी दल को क्या हुआ था, बहुमत नहीं मिला था, इसलिए क्या किया, अलग अलग पार्टी क्या किए, आपस में एकजुट हो गई और एक संयुक्त विधायक दल बनाया थे। और इससे क्या किया, उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया और सरकार बनाई। जब कोई सरकार मतलब कोई पार्टी एक साथ मतलब कोई अकेली पार्टी ज्यादा सीट नहीं हासिल कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अन्य पार्टियों का साथ लिया और क्या किया, संयुक्त विधायक दल बनाकर अपनी जगह की सरकार बनाई या सरकार को समर्थन दिया, गैर कांग्रेसी सरकार को। ठीक दोस्तों, इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। और इसी कारण क्या कहा जाता है, जो ऐसी सरकारें बनी जो गठबंधन बनाकर बनी उनको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकारें के दल, घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। यानी कि जो सरकारें बनी गठबंधन सरकार, उसमें देखेंगे जो दल थे, घटक दल थे, उसमें जितनी भी पार्टियां शामिल थे वो विचारधारा से लिहाज से एक दूसरे से एकदम अलग थे। यानी कि उसमें एक ही गठबंधन में विभिन्न विभिन्न विचारधारा, गर्मपंथी, नरमपंथी या दक्षिणपंथी, वामपंथी के लोग क्या थे, शामिल थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। यानी कि जो संयुक्त विधायक दल की सरकार 1967 में बिहार में बनी थी, उसमें दो पार्टियां शामिल थी उस गठबंधन में, दो समाजवादी पार्टियां। पहली थी एसएसपी, जिसको आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जिसको हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, जिसका सिंबल है बरगद का पेड़। और दूसरी थी एएसपी, यानी कि इसे आप जानते होंगे ना, एएसपी ये क्या थी, ये दूसरी पार्टी थी जो क्या हुई थी, बिहार में मतलब गठबंधन में आकर सरकार बनाई थी। ठीक दोस्तों, माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने एएसपी लिख दिया, यहाँ पर पीएसपी रहना चाहिए, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा। ठीक दोस्तों, साथ ही इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। यानी कि इस पार्टी में क्या था, दक्षिणपंथी और वामपंथी संघ, जैसे कि दक्षिणपंथी आप देखेंगे तो सीपीआई और माफ करिएगा, जैसे कि आप वामपंथी देखेंगे तो सीपीआई और दक्षिणपंथी देखेंगे तो जनसंघ जैसी पार्टियां इन सरकारों में क्या थी, शामिल थी। यानी कि इसमें क्या थे, विचारधारा के लिहाज से बहुत ही भिन्न भिन्न घटक शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। यानी कि जो बिहार में सरकार बनी संयुक्त विधायक दल थी, उसको क्या कहा गया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट सरकार किस सरकार को कहा गया, यानी यहाँ पर जो सरकार बनी थी विधायक दल, संयुक्त विधायक दल की, उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो आप याद रखिएगा, पंजाब में जो सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की, उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। ठीक, देखिए इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। यानी कि इसमें दो परस्पर ग्रुप जो परस्पर विरोधी ग्रुप शामिल थे। जैसे पहला दल था अकाली दल संत ग्रुप और दूसरा मास्टर ग्रुप, इसमें क्या था, जो एक दूसरे के विरोधी थे वो शामिल थे। ठीक दोस्तों, साथ ही सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम और एसपी और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थी। और इस सरकार जो बनी थी यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट की, इसमें दोनों साम्यवादी दल, जैसे कि आप जानते हैं ना, सोशलिस्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी टूट गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम में बट गई थी। तो ये जो सरकार बनी थी पंजाब में यूनाइटेड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की, इसमें दोनों साम्यवादी दल शामिल थे। यानी कि इसमें सीपीआई भी शामिल थी और सीपीआईएम भी शामिल थी, और इसमें एसएसपी भी शामिल थी और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थी। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि दल बदल क्या होता है। दोस्तों, 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकार के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। दोस्तों दल बदल का मतलब क्या होता है? देखिए, दल बदल का मतलब यह होता है कि जब कोई कोई व्यक्ति एक किसी खास पार्टी के चुनाव के चिन्ह के साथ क्या करे, चुनाव लड़े और जब वो चुनाव जीत जाए तो क्या करे, उस पार्टी को छोड़ दे और किसी दूसरे पार्टी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति होगा वो उसकी जो गतिविधि होगी उसे दल बदल कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई ए पार्टी है और उसके चुनाव से कोई रामू नाम का बंदा चुनाव लड़ता है और वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव जीत जाता है तो जाकर किसी बी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो जब वो ए पार्टी को छोड़कर बी पार्टी में शामिल हो जाएगा चुनाव जीतने के बाद, तो इसे क्या बोलेंगे, दल बदल बोलेंगे। ठीक दोस्तों, 1967 में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो 1967 में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक थे, उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे 3 प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस दल बदल से आया राम गया राम का जुमला फेमस हुआ। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। और जो इस दौर में राजनीतिक निष्ठा जो लोगों की बदल रही थी बार बार, इसके अदला बदली की वजह से क्या हुआ, आया राम गया राम का जुमला फेमस हुआ। अभी आया राम गया राम का जुमला मतलब इसका अर्थ क्या है, इसको मैं भी आपको बताता हूँ पीछे चल के अगली स्लाइड में। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है के कामराज के बारे में, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इसको पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप अन्य किसी और पाठ को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास का हो, वह राजनीति शास्त्र का हो, विज्ञान का, अर्थशास्त्र का हो या समाज शास्त्र का, तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी विषयों की प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम में अच्छे से कार्टून के साथ, मैप के साथ और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं उसके साथ बना दी गई है। तो आप जाइए हमारे चैनल को देखिए और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इतनी मेहनत करके अच्छे से फोटो लगाकर और इतने अच्छे से स्लाइड को लिख करके वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों जरूर इसे कमेंट करके बताइए। और आप दोस्तों किस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहते हैं उसका भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं के कामराज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस पार्टी के क्या थे, नेता थे। और ये जो मद्रास है, जिसे हम अब तमिलनाडु के रूप में जानते हैं, उसके नेता भी मतलब उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये मद्रास में शिक्षा के प्रसार के लिए और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने वाली योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो मिड डे मील की योजना है उसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन, के कामराज। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकें। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। यानी कि 1963 में के कामराज ने ये कहा कि जितने भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जिससे क्या हो, जो नए जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी के कमान मिल जाए। तो इससे जो ये प्रस्ताव उन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी को 1963 में कि सभी को क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और युवा पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में कमान देनी चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कामराज योजना कहा जाता है। और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आया राम गया राम के पीछे कहानी क्या है। दोस्तों आप इनकी फोटो देख लीजिए, ये है गयालाल। इन्हीं के नाम पर आया राम गया राम फेमस हुआ है। एक एमएलए थे, कहाँ से थे, ये हरियाणा के एक एमएलए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली। तो इसीलिए क्या हुआ, जब ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए तो एक विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गया राम था अब आ गया है, उसी को आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अभी देखिए, विधायक द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम या गया राम का जुमला दाखिल हुआ। यानी कि जो विधायक लोग क्या करते हैं, पार्टी छोड़कर एक दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसी से क्या हुआ, भारत की जो राजनीतिक शब्दकोश है उसमें आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। यानी कि ये जुमला जो आया है आया राम गया राम का, ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे गया लाल जी का हाथ है।
देखिए 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। यानी कि 1967 में जब चुनाव हुए और जब चुनाव रिजल्ट आया, यानी कि जब चुनाव के परिणाम आए, तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन के अंदर, एक पखवाड़े मतलब क्या होता है 15 दिन, उन्होंने 15 दिन के अंदर क्या किया, 3 दफा पार्टी बदली। यानी कि 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किए। पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले में कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए। यानी कि पहले क्या किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी में जो थे उससे ट्रांसफर लेके, यानी कि उसको छोड़कर वो किसमें करे गए, वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पहले वो यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए। यानी कि यूनाइटेड फ्रंट में जाने के बाद तो कांग्रेस पार्टी में फिर से वापस आ गए और फिर कांग्रेस पार्टी में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और जब कांग्रेस पार्टी में लौट के दोबारा आए, फिर 9 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के फिर से उसी पार्टी में वापस चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। यानी कि जब उन्होंने क्या किया, जब गयालाल जो थे, जब उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, तो जब इसको मंशा जाहिर की उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की, तो एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंडीगढ़ की प्रेस के सामने घोषणा की, जो गया राम था अब आया राम है। तभी से क्या हुआ, जब जो दल बदल की घटना के साथ आया राम गया राम का जुमला जुड़ गया। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम और गया राम के जुमले के साथ हमेशा दर्ज कर लिया गया। यानी कि गयालाल जो हड़बड़ी में पार्टी बदल रहे थे, इसी के साथ आया राम गया राम का जुमला क्या हो गया, राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किए गए और ऐसे दल बदल बार बार ना हो, इसके लिए क्या हुआ, बाद में सरकारों ने दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया और दल बदल के विरोध में कानून भी लाया। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि अगर दोस्तों मैं इस पार्ट को एक ही वीडियो में कराना चाहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इस पार्ट को हम पूरा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। दोस्तों आपको इस पार्ट का पार्ट सेकंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या आप इस हमारे चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ पर इस वीडियो का पार्ट सेकंड देख सकते हैं। आपको मिलते हैं अब पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।